सर एसी देख लेना बस। चैट जूम कर दो। यस, लाइव। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सबको। जल्दी से मुझे बताएं प्लीज, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? प्लीज मुझे बताएं। हाँ जी। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जल्दी से मुझे बताएं प्लीज, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है क्या? अगर मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत है तो बताएं, फिर हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। आ रही है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया। तो भाई लोग, हम मिले हैं आज लेक्चर नंबर 8 पे विलियन के, है ना। हम आज बातचीत करेंगे आगे के टॉपिक्स की, बट उससे पहले मुझे आज आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करनी है ना। मुझे आज आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करनी है। हम उस चर्चा को करेंगे, बट उससे पहले एक पोल चला लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक पोल चला लेते हैं। क्या पोल? हाउस द जोश। यस। तो जल्दी से बताएं मुझे, जनता, आर यू ऑल एक्साइटेड? फटाफट फटाफट प्लीज, जल्दी से बताएं भाई। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते, राम राम। यस, प्लीज मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज आप सबको ठीक से आ रही है क्या बेटा? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। प्रयास बैच में आई मिस यू, बट हम यहां मिल गए। अच्छा, तो कुछ बच्चे ड्रॉपर वाले 12th में भी आए हैं क्या? नाइस नाइस नाइस। बेटा एनसीईआरटी के लिए आप लोग की एनसीईआरटी पंच डलती है ना। एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी पंच डलती है, राइट? तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस अलग से डलते हैं, है ना। बहुत सही। तो यार, मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है कुछ चीजों के बारे में। कुछ चीजें मैंने देखी, तो आई वांट वो बातचीत पहले हो जाए। आज का लेक्चर पहले हम उस चीज पे अच्छे से लगाएं, फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया है। ओके, जल्दी 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 जल्दी, हाउस द जोश? यस, डन। देखिए जरा क्या हालात है जनता के। 92%, 91% बच्चे कह रहे हैं सर बिल्कुल बढ़िया। 8% कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। तो भैया ये 7-8% तो शुरुआत से बना हुआ है हमारे बैच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मुझे ये बताओ कि पिछले हफ्ते शुरुआत में जब हमने शुरू किया था वेडनेसडे को हमारा बैच, है ना, तब हमने ये बात करी थी कि सर हमें थोड़ा बेसिक से बताओ, थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी हमें चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, ये आपने ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद में हमने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन उस चीज को ध्यान रखते हुए चीजें कवर करनी उस तरीके से शुरू करी कि आप लोगों के बेसिक्स थोड़े बेटर क्लियर हों, थोड़ी आप लोगों को चीजें बेहतर समझ में आए। सारी बातें हमने करी थी एक एक करके। तो मुझे ये बताओ, अभी केमिस्ट्री के क्या हाल चल रहे हैं? अभी केमिस्ट्री के क्या हाल चल रहे हैं? पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है क्या? पहले से चीजें थोड़ी बेटर है या अभी भी वैसा ही चल रहा है? यस, प्लीज मुझे बताएं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताएं। एंड फिर हम वीडियो कॉल भी करेंगे, और वीडियो कॉल पे भी बच्चों से बात करेंगे। आज हम लाइव डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ लाइव जुड़ा जाए और उनकी लाइव डाउट सॉल्विंग करें, सो दैट हमें समझ में आए कि क्या चल रहा है। यस, ठीक चल रहा है। हाँ जी, सच सच बताओ भाई। कृष्णा, आंचल और बाकी लोग? यस, ओके। हाई लेवल के और क्वेश्चन करें बेटा? ये वाले क्वेश्चंस करने में तो जान जा रही है। एक बार मेंस लेवल अच्छा करो, फिर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले मेंस लेवल टच करें हम लोग। अभी पूरे बैच के हिसाब से चलना पड़ता है ना।
यस, पहले मेंस लेवल टच करेंगे अच्छे से, फिर एडवांस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। पहले हमें अपना लेवल पॉलिश करना पड़ेगा, सीधा ही एडवांस की बात करेंगे तो फिर कोई मतलब हो सकता है बच्चे प्रॉब्लम में आ जाए। अभी जो लोग ये जो नीचे अंगूठा कर रहे हैं वो बताए ना भाई। देखो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, सच सच बोल रहा हूँ। मैंने यार मतलब जब से पढ़ाना शुरू किया है ना, मैं बार बार इमोशनल बातें नहीं करता ज्यादा, बट हाँ कि मैं बहुत ज्यादा तंग नहीं करना चाहता बच्चों को, जेन्युइनली स्पीकिंग। सो मेरी क्लास में ऐसा होता है कि बच्चा जनरली सेट हो जाता है। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत है, कभी कभी बच्चे को एक चैप्टर तक दिक्कत आती है कि भाई नया टीचर है या क्या नहीं है, कैसे है, या हम नई बार कोचिंग के मॉड्यूल माहौल में आए हैं पहली बार, तो हमें एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। बट यस, मेरा ऐसा रहता है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है कि बच्चे का रिजल्ट आए, है ना। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। बस ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जाजू सर पढ़ाएंगे तो ही होगा, या कोई और सर पढ़ाएंगे तो ही होगा, या कोई और सर पढ़ाएंगे तो ही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मुझे पता चला है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई फिर अपन ये बैच छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये बैच छोड़ देता हूं। आप लोग तो क्यों छोड़ेंगे, ऑब्वियसली आप लोगों ने बैच लिया है, तो मैं ये बैच छोड़ देता हूं। कोई और आपको आ जाएंगे और वो आपको पढ़ा देंगे, एंड वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। ऑब्वियसली अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं अच्छा लग रहा तो डेफिनेट सी बात है कि कोई और बेहतर टीचर आपको मिलने चाहिए, है ना। ऑल्दो मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं यार आप सबको अच्छे से पढ़ाने की, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर करने की, बट उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को ये परेशानी आ रही है तो यार देखो तुम लोगों से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, अपन ये बैच छोड़ सकते हैं, तो मुझे वो भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेन्युइनली पूछ रहा हूं, बिल्कुल भाई की तरह, बड़े भाई की तरह लो मुझे। आप ये समझो कि हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोई चीज का बुरा नहीं मान रहा, कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर हम लोगों को नहीं समझ में आता किसी टीचर का पढ़ाया हुआ, तो इट्स बेटर हम उसको छोड़ दें, हम कुछ और पढ़ लें, है ना। क्योंकि टीचर्स बहुत सारे हैं और सब अपनी अपनी जगह बढ़िया पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये स्पैमर्स हैं, है ना। बट बेटा स्पैमर स्पैमर जैसे ही रहे तो बढ़िया है। ये चीज अभी मैंने पूरे वीकेंड पे, सैटरडे संडे, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने बैकएंड के साथ बैठ के मैंने एनालाइज किया पूरा, एंड मैंने देखा कि यार अगर बच्चे इतने परेशान हैं तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, राइट। एंड मैंने इसीलिए पिछले वेडनेसडे से सैटरडे तक की कोशिश करी थी कि ठीक है हमारी शायद उतनी दोस्ती नहीं हुई है तो हम थोड़ी दोस्ती कर लें, राइट, हम थोड़ी दोस्ती कर लें। बट अगर उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली हम इस चीज का इलाज निकाल लेंगे। यस, अच्छा, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, हम वीडियो कॉल करते हैं, आप लोग वीडियो कॉल उठाइएगा। हम वीडियो कॉल पे लाइव आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे, जो भी समस्या है केमिस्ट्री से रिलेटेड, और उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया है। चलिए चलिए चलिए, ओके, शुरू करूं, पक्का जी शुरू करूं, ठीक है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। हम वीडियो कॉल करते हैं और उसमें बातचीत करके देखते हैं कि कैसे बच्चों को कनेक्ट करना है और क्या बताना है, बच्चों का क्या सीन है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, जय त्रिपाठी को कॉल किया जाए, गोलू सिंह को कॉल किया जाए, नितिन को कॉल किया जाए, प्रिया को कॉल किया जाए। पहले इन चार को कॉल करके देखते हैं कौन जुड़ता है। उसके बाद में और बच्चों को भी कॉल करेंगे। आज क्लास के अंदर मैं कई बच्चों से बात करूंगा, मेरे को डिस्कशन करना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चले यार। तुम्हारी तैयारी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उस टाइम को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता अपनी तरफ से। अगर मेरे साथ नहीं काम पड़ रहा है तो आप किसी और से पढ़ लीजिएगा, बट सिलेक्शन होना जरूरी है ना। यस, कॉल उठाओ भाई लोग, कॉल उठाओ। यस, प्लीज कॉल उठाएं बेटा। आप लोग कॉल उठाएंगे तो बातें होंगी, बातें होंगी तो बात समझ में आएगी, समझ में आएगी तो कंक्लूजन निकलेगा। प्लीज कॉल उठाएं। हाँ जी, लाइव डाउट सॉल्विंग करेंगे आज हम। जिस भी बच्चे को तकलीफ है, जो भी डाउट है, उसको लाइव सॉल्व किया जाएगा। प्लीज ध्यान से देखें। यस, जय, नितिन, रोशन, कॉल उठाओ बेटा। अवनी, लवकुश, प्रिया। यस, हाँ जी, रोशन जी, रोशन सैनी।
और जय ने भी कॉल उठाया है। रोशन बेटा फोन सही कर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी परफेक्ट है। जय बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। जय आवाज आ रही है क्या मेरी? रोशन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है क्या? रुको मैं किसी को बुलाता हूं जो इसकी आवाज को सेट करे। चंद्र प्रकाश वीडियो कॉल उठाओ। मैं किसी को बुला रहा हूं। सर आवाज नहीं आ रही है। कॉल उठ भी रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही है, और कॉल उठ भी नहीं पा रहे बच्चों के। एंड कैमरे की ब्राइटनेस भी देखना। यस। हाँ जी बेटा कॉल उठाइए प्लीज, ताकि अपन बात कर सके। नहीं आ रही ना बस। अभी बीच में उठाया था, एक ने उठाया अभी, जय ने। हाँ जय बेटा आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। कैसे हो बेटा आप? जय आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? फिर से कट रहा है, कुछ नेटवर्क इशू है क्या? बार बार कॉल कट रहे हैं, ये बच्चा 2 बार आ चुका है। हेलो सर। हेलो। 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 जय आपका कैमरा ऑन करो। नहीं लग रहा है क्या? हेलो सर। हेलो बेटा। हेलो। हेलो हेलो हेलो। यस मनीष आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक सेकंड रुकिए बेटा, एक सेकंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है अभी? हेलो। अभी आवाज आ रही है क्या भाई लोग? हेलो। आवाज आ रही है भाई लोग मेरी? हम्म। नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं नहीं हेलो हेलो। दोस्त करते सर। हेलो हेलो।
चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ो सर, फिर नहीं हो पा रहा तो इतनी देर क्लास का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बंद कर दो कैमरा, बंद कर दो, बंद कर दो। वीडियो कॉल ही नहीं हो पा रहा सर। रहने दो, अब तो बहुत देर हो गई, जब से अपन बच्चों को कनेक्ट ही कर रहे हैं 15 मिनट हो गई, हुआ ही नहीं कॉल। एक बार और करें? यस, करूं कॉल, कनेक्ट करूं? वो कनेक्ट हो पा रहे हैं बट अपनी आवाज नहीं आ रही उनको। हेलो। हेलो हेलो हेलो, बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। नाइस नाइस नाइस, आप अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। सर मेरा कैमरा ऑन है। हाँ मनीष जी, अब आपका कैमरा ऑन है। बेटा फोन थोड़ा सा पीछे कर। हाँ अभी बढ़िया, अभी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या हाल है बेटा? सर ठीक है, आप बताइए अपना। बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया। कैसा चल रहा है बैच, कैसी चल रही है पढ़ाई? सब ठीक ही चल रहा है सर। सही सही चल रहा है? कोई डाउट? केमिस्ट्री का लाइव डाउट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी आपका डाउट है प्लीज पूछे। सर मेरे कुछ डाउट ही नहीं बनते, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब लगभग लगभग मेरे सब समझ में आ जाता है। अरे 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 अरे, नहीं नहीं नहीं, उस ऐसा वक्त नहीं। भले उस वक्त ना बन रहे हो क्वेश्चन, लेकिन बाद में जब बनाता हूँ ना तो लग जाते हैं। ओके, कुछ वेरी नाइस। रात में डीपीबी? कुछ होमवर्क देख लेता हूँ आपके, जाता हूँ स्कूल में, वही लगा लेता हूँ, फिर हो जाते हैं सब। अच्छा, डीपीपी का क्या सीन है भाई? 10 में से कितने सवाल कर पाते हैं अपन डीपीपी के? डीपीपी में कुछ कुछ क्वेश्चंस शुरू शुरू में नहीं लगते, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद लग जाते हैं वो भी। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन देने के हाँ बाद आप उनको दोबारा से रिवाइज करते हो, राइट? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस पर? सर मेरे हिसाब से तो अगर वो ढंग से रिवीजन करेंगे और जो भी होता है जैसे कि क्वेश्चन बनाएंगे अपना, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे, तो उनका भी बनने लगेगा मेरे हिसाब से। जहाँ तक, क्योंकि मेरे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक थी सर, और इतने क्वेश्चन बन रहे तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा अपने ऊपर कि मैं मतलब मेरे मैथ्स अच्छे थे, मैथ्स अच्छा बन रहा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक था। ओके। और अब देख रहा हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब लगभग 10 में से तो 6 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं मेरे। अच्छा। एकदम मजे आ जाते हैं सर, आप क्या बताएं, आप दिल खुश कर दिए मेरा, कुछ बोल नहीं सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। इसको 6 को अपन को 8 लेके जाना है। तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएं या किसी और को भेज दें? नहीं सर, आप जाएंगे तो मैं रो दूंगा सर, क्योंकि मेरे तो नहीं बनते फिजिकल केमिस्ट्री के पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया है यहाँ पे क्लास में, सब बच्चे सुन के बहुत खुश है। आइए आगे और बच्चों से मिलते हैं। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट मनीष, अच्छे से पढ़ते रहो। फिर भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है? ताकि आपके ठीक है। कमेंट्स पे हम लोग आंसर देते रहे, राइट? रिवाइज रेगुलरली करते रहो, सवाल करते रहो। 10 में से 6 सवाल बनने पे खुश नहीं होना है अपन को। जब तक अपन 10 में से 9 तक नहीं पहुंचते कम से कम, तब तक अपने को जी कंटिन्यूस एफर्ट्स मारते रहने हैं ना। जी और एक चीज और, जब भी सवाल करते हो टाइमर लगा के करो। आदत बनाओ कि विद इन 3 मिनट्स आपसे सवाल बने, चाहे जितने भी बने, पर विद इन 3 मिनट्स बने, ठीक है? अगर सवाल 7-8 मिनट ले रहा है तो थोड़ी अपनी स्पीड पे भी काम करो साथ साथ। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे करो, फिर स्पीड पे काम करना है ना। अच्छा सर, जो थ्योरी बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि जिसमें क्या बोलते हैं, एक दो विकल्प ज्यादा दिए रहते हैं, तो उसमें हमको छाड़ना रहता है कि कौन सा सही है। उस वाले में मेरे कम बनते हैं ज्यादातर। जिनमें मल्टीपल जो करेक्ट होता डीपीपी है, में एक से क्वेश्चंस हैं। ज्यादा सही होते हैं जो, वो वाले। क्या सर? जिनमें एक से ज्यादा सही होते हैं वो वाले, राइट? जी सर। ठीक है बेटा, देखो वो वाले सवालों में हर बच्चे को ही दिक्कत आती है, वो आप अकेले नहीं हो। क्योंकि जिसमें एक से ज्यादा सही छांटने होते हैं ना, उनमें ये होता है कि आप सारे सही पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। तो हम ऐसा करते हैं उसके ऊपर कि अब से क्लास के अंदर उस तरीके के ज्यादा सवाल ले लिया करेंगे, ताकि हमारी हैबिट बन जाए। ठीक है, ये आपने अच्छा फीडबैक दिया, ये इन फीडबैक्स के लिए ही मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे सवाल और ज्यादा ले लेंगे जहां एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, ठीक है? ठीक है सर। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू मनीष बेटा, टेक केयर।
थैंक यू सर। नाइस नाइस नाइस। यस, और कौन आ रहा है भाई वीडियो कॉल में, फटाफट बताओ। यस, और कौन आ रहा है वीडियो कॉल में, फटाफट बताओ। सबको मैं जोड़ रहा हूं एक एक करके। हम बस 3-4 बच्चों से और बात करते हैं ताकि हमको कोई एक फीडबैक मिले क्लास को लेके, एंड देन हम आगे पढ़ेंगे। डोंट वरी, है ना, परेशान नहीं होना है। यस, हाँ जी, अंशिका, अंशु, नितिन, स्वरित, बेटा कॉल उठाइए। गगन, कॉल उठाओ भाई लोग, जल्दी जल्दी। गोलू सिंह बड़ा परेशान हो रहा है, गोलू सिंह को ढूंढे जरा, कहां है गोलू सिंह। गोलू सिंह, ये रहा गोलू सिंह, देखो कॉल जा रहा है भाई, तू उठा ही नहीं रहा है। यस, आधिरा, आधिरा को देखते हैं। हाँ जी, आईआईटी बॉम्बे, क्या बात है। चंद्र प्रकाश, राम रतन, भाई लोग जल्दी जल्दी कॉल उठाओ यार, उठाओ उठाओ उठाओ। शगुन, आपको कॉल किया है मैंने अभी। यस, छोटू कुमार इज हियर। बेटा आवाज आ रही है। आईआईटी बॉम्बे भी आ गया है भाई, सीधा बॉम्बे से आया है क्या। हाँ जी छोटू कुमार, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार कुछ बोले प्लीज, ताकि पता चले कि आपकी आवाज आ रही है क्या। हेलो, हेलो, यस, छोटू कुमार, भाई लोग आवाज आ रही है। ऐसे ही लक्की, आईआईटी बॉम्बे, बेटा आवाज आ रही है क्या। अब आवाज वापस बंद हो गई है। एक बार देखो, ये अपन को ये एक्टिविटी करवानी जरूरी है आज, इसलिए बार बार करना पड़ रहा है। हेलो, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी आपको सही से। यस सर। ओके, बाकी बच्चे। हाँ जी छोटू कुमार, आवाज आ रही है। आईआईटी बॉम्बे, नमस्ते भाई, राम राम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस, और बच्चे भी जुड़ गए हैं, पवन आ गया है, शगुन आ गई है, नाइस, ठीक है। यस बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई। सर एकदम मस्त। बढ़िया चल रही है। यस सर। सब समझ में आ रहा है अच्छे से, एकदम ढिंचैक। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा जी, हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के लाइव डाउट सॉल्व। जो भी आपको पढ़ाई को लेके, केमिस्ट्री की क्लासेस को लेके कोई भी फीडबैक किसी भी बच्चे के पास है तो वो दे सकता है, कोई भी बात उसे करनी हो वो कर सकता है। हाँ जी, निक्की बेटा आप भी, पवन आप भी, लक्की, आईआईटी बॉम्बे, गगन, स्वरित, बहुत सारे बच्चे हैं, नाइस। प्लीज बोले बेटा। 11th का रिवीजन कैसे करें। 11th का रिवीजन कैसे करें, गुड क्वेश्चन। बेटा जो टॉपिक क्लास में चलता है ना, उसके अंदर मैं आपको हमेशा ब्रैकेट में ये बताता हूं कि ये 11th के इस टॉपिक से उठाई है मैंने चीज, है ना। मैं आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूं, पर उसकी डिटेल के लिए आपको 11th में जाके वो एनसीईआरटी से टॉपिक पढ़ना होगा। आप ऐसे सोचो कि एक दिन बैठोगे तुम और साम्यावस्था पूरा रिवाइज हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हम हर दिन उठाते रहते हैं कॉन्सेप्ट में, वो जाके आप 11th की बुक से पढ़ सकते हैं। सर मूल कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मूल कॉन्सेप्ट पढ़े, मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो मूल कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब खोलिएगा। यूट्यूब पे मंजिल बैच चलता है अपना एक, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पे, उस पे मंजिल बैच पे मेरा वन शॉट पड़ा है, आप उसको देखना शुरू करो।
डेली अगर एक एक घंटा भी निकालते हो तो 3 से 4 दिन में तुम्हारा हो जाएगा वो चैप्टर कवर। हाँ सर तो आज ही कर लिया सर। हाँ जी, सर आज ही करेंगे तो। हाँ प्लीज यार, मूल कॉन्सेप्ट वहां से देखो, मूल कॉन्सेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। सर ये डाउट था बस सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा विलियन चैप्टर समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर पूरा आ रहा है। राउल्ट का नियम हमने पढ़ा, वाष्पशील विलय अवाष्पशील विलय के कॉन्सेप्ट पढ़े, समझ में आ रहे हैं? वो सर कल का टॉपिक समझ में नहीं आया, वो कल क्लास लगी थी सर, उसमें थोड़ा लास्ट में समझ में नहीं आया था। हिमांक वाला टॉपिक, हाँ हिमांक वाला वापस आज पढ़ लेते हैं। उसके अलावा क्वथनांक वाला क्लियर है क्या? हाँ सर वो क्लियर है। अच्छा, निक्की बेटा आप बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या चल रहा है? हाँ जी निक्की बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार माइक को एक बार फेस के पास रख के बोलिए, बताते हो। निक्की बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक और बार बोलने की कोशिश करिए। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। यस, हेलो बेटा, कैसे हो? सर ठीक है। नाइस। यस निक्की, शगुन बेटा, जो भी केमिस्ट्री को लेके फीडबैक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, प्लीज बताइए। नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस बनते हैं आपसे? हाँ सर, मेरे से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉड्यूल ले लिया गया आपने? क्या सर? मॉड्यूल ले लिया, मॉड्यूल? हाँ सर, मॉड्यूल है ना। वेरी गुड। मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहे हो आप डेली? हाँ सर, मॉड्यूल से भी कर रही हूँ, और डीपीपी के क्वेश्चंस भी मेरे मतलब बन ही जाते हैं, जैसे 10 में से 8 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर ये बताओ भाई कि हम इस बैच से जाए, फिर किसी और सर को भेज दें या किसी और मैम को नहीं भेज सर। दें? नहीं सर, आप ही पढ़ाओ। ठीक है, ओके। तो यार बाकी बच्चों के लिए कोई फीडबैक, जो भी बच्चे बाकी परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा करने की कोशिश करो, चीजें थोड़ी टफ हो सकती है बट आईआईटी की पढ़ाई उतनी आसान होती नहीं है। तो इस चीज पे कुछ बोलना चाहेंगे हम उन्हें? सर आई थिंक अगर मेहनत करी जाए तो सब हो सकता है, ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन नहीं बने और गिव अप कर दिया, ये तो ठीक नहीं है ना। और ऐसा थोड़ी है कि सब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आ तो रहा है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है बस। ठीक है, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बच्ची बड़ी समझदार सी लग रही है यार मुझे, बहुत अच्छी बात है। शगुन, यस सर। शगुन जी आप बताइए कितने क्वेश्चंस आपसे डीपीपी में बन रहे हैं? यस सर। यस सर, डीपीपी सॉल्व हो जाते हैं। डीपीपी में 10 में से अगर अपन एवरेज निकालें तो कितने सवाल आपसे बनते हैं पर डीपीपी? सर 7 7 अपने आप बन जाते हैं? यस सर। और उसमें से सही कितने निकलते हैं, सच सच बताना। सर सही 8 जाते हैं, बट 10 मिस। अच्छा ये बताओ, ये सभी बच्चों के लिए एक जनरल सवाल है, जब तुम लोग डीपीपी करते हो तो तुम्हारा डीपीपी करने का तरीका क्या है? मतलब एक सवाल किया, उसका आंसर देखा, या तुम वो ऐप पे क्विज वाले तरीके से करते हो, या पीडीएफ निकाल के करते हो? पीडीएफ। पीडीएफ की फॉर्म में करते हो या क्विज की फॉर्म में करते हो? क्या सर? पीडीएफ की फॉर्म में करते हो डीपीपी की भाई एक साथ सारे सवाल देख लिए, अब करते जा रहे हैं, आंसर मिलान करते जा रहे हैं, या हम जो क्विज होता है ऐप के ऊपर कि टाइमर चलता है, सवाल आता है, वैसे करते हैं या पीडीएफ की फॉर्म में करते हैं, वो पूछ रहा हूं मैं। टाइमर के साथ करते हो? यस सर। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी पवन आप कैसे करते हो? हाँ जी पवन बेटा, डीपीपी कैसे करते हैं आप सॉल्व? आवाज धीरे आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलिएगा। यस, मैंने तो कर ली बात, मैं तो ऐसे वेटिंग हूँ। अच्छा क्विज में करते हैं, ऑल राइट, नाइस, ठीक है, बढ़िया। लक्की, छोटू कुमार, अच्छा छोटू आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं क्या? लाइब्रेरी में बैठ के क्लास लेते हो क्या? जी सर। अच्छा, तभी आपके साथ आपके 2-3 दोस्त भी बैठे थे। अच्छा, एक बैच से सारे एक साथ पढ़ रहे हो, राइट? आईआईटी की फीलिंग ले रहे हो। जी बढ़िया। कैसी चल रही है पढ़ाई?
खुल के बोलो बेटा, खुल के। देखो ऐसे में नहीं करता हूँ कॉल तो बच्चे लगातार कहते हैं वीडियो कॉल नहीं करते। अब मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो बच्चे बात नहीं कर रहे, लड़के इतना शर्माने, लड़कियों ने कितनी समझदारी से बात करी है। बोल भाई। लाइब्रेरी में है सर। अच्छा लाइब्रेरी में इसलिए बोल नहीं सकते। ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लक्की से बात कर लेते हैं फिर। लक्की जी नमस्ते। आवाज आ रही है आपको? लकी लकी, सर आवाज अगले आ रही है भाई? अगले साल सर आपके पास ही आना है। वेरी गुड भाई, इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ो। अगले साल अपन यहाँ पे एकदम धिनचाक पार्टी कर देंगे, बस तुम लोग सिलेक्शन निकाल लो यार, बोर्ड्स और सिलेक्शन, राइट। एंड इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं ना क्लास में लेवल अप करो सवाल का एंड ऑल। मैं सब बच्चों को ये कहूंगा, भाई देखो मैं ना 9 साल से आईआईटीएंस बना रहा हूं, तो मेरे को वो पता है कि क्लास कैसे चलानी है। बस तुम्हें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, तुम उसको कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो, दैट्स इट। ये हाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लेवल अप नहीं है लेवल डाउन है, क्योंकि बेटा अगर अपने को इतना पता होता कि क्या अप लेवल है और क्या डाउन लेवल है तो अपन तो मास्टर पहले बन जाते, अपन आईआईटी की तैयारी क्यों करते, राइट। तो बहुत सारे वो तो बच्चे सर बकैती करते हैं। यस यस वो यस। सर मन के ऊपर होता है, वो तो सर मन आपका जैसा करेगा वैसे पढ़ाई होगी सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस रेगुलरली होमवर्क करो, रेगुलरली डाउट्स लो, जो भी दिक्कत है उसको पोस्ट करो। आज से मैं एक रूल बना रहा हूं कि मैं आपके सारे डाउट्स खुद आंसर करूंगा, जितने मुझसे हो पाएंगे मैक्सिमम, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद से, ठीक है। सर मेरा डाउट होता है सर, मैं रिकॉर्डेड देख लेता हूँ। अच्छा, तो आप आस्क डाउट में डाल तो सकते ही हो, रिकॉर्डेड देखने में भी। नहीं बस सर वो लेवन का पूछना था सर, बस पूछ लिया। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। स्वरत जी। जी सर। यस बेटा, कोई फीडबैक केमिस्ट्री को लेके, कैसी पढ़ाई चल रही है? पहले ये बताओ कहाँ से हो आप? सर सर मैं मध्य प्रदेश खंडवा से हूँ। मध्य प्रदेश से हो, नाइस नाइस। हाँ जी बेटा, कैसी चल रही सर है पढ़ाई अच्छी क्लासेस? चल रही है, पर एक क्वेश्चन था। बोलिए प्लीज। सर यदि अपने पास मॉड्यूल ही हो तो तैयारी कर सकते हैं कि नहीं बिना मॉड्यूल के भी? यार देखो, तैयारी तो कर ही सकते हैं क्योंकि आप क्लासेस अटेंड करते हो, आप डीपीपी ट्राई करते हो। मॉड्यूल होने से फायदा ये हो जाता है कि आपको सवाल ज्यादा मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि क्लास में टीचर एक 2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास लेगा, उसमें एक टीचर मैक्सिमम 10 सवाल करवा सकता है, मैक्सिमम 10 से ज्यादा सवाल नहीं हो सकते, और 10 ही तुम्हें डीपीपी में मिलते हैं। पर तुम्हें अगर सिलेक्शन निकालना है तो हर चैप्टर के 100 सवाल तुम्हारे करे हुए होने चाहिए। ये एक बनी बात है, जो बच्चा आईआईटी जाना चाहता है उसको हर चैप्टर के 100 सवाल खुद से करने पड़ेंगे, क्लास के सवालों के अलावा। उसमें डीपीपी हो जाएगी, उसमें मॉड्यूल हो जाएगा, उसमें कोई प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो हो जाएगा, और उसमें तुम जो टेस्ट दोगे उसमें भी नए सवाल आते हैं वो हो जाएंगे। तो मॉड्यूल इसलिए जरूरी है। अगर तुम सोचो कि सिर्फ क्लास अटेंड करने से सिर्फ काम बन जाएगा तो यार लिटरली बन नहीं पाएगा, मेंस में भी दिक्कत आएगी, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। इसलिए मॉड्यूल जरूरी है, क्योंकि तुम मॉड्यूल नहीं लोगे तो कोई किताब ढूंढोगे। अब किताब में क्या होता है कि एक किताब तुमने कोई बुक ली किसी राइटर की, उसमें एक चैप्टर में 500 सवाल है, बच्चा देख के ही डर जाता है, बच्चा 50 करके कहता है हाँ हाँ मैंने तो किताब कर ली। ऐसे नहीं, हमने क्या कर रखा है, इंडिया में जितनी भी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं उनके सबके सवालों को हिंदी में कन्वर्ट करवा के और उसको मॉड्यूल में डाल दिया। तो मॉड्यूल जब आप करोगे तो आप ये समझो आपने 4-5 अच्छी किताबों के सवाल एक जगह पे कर लिए, ये फायदा है। जी और एक और फायदा ये है कि मॉड्यूल में लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। एक्सरसाइज 1 करोगे एकदम बेसिक है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ जाएगा, एक्सरसाइज 2 करोगे तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स का मिश्रण है, एक्सरसाइज 4 करोगे तो पीवाईक्यूज है, एक्सरसाइज 3 करोगे तो पूरी एडवांस लेवल है। तो आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई मैं मेंस लेवल तक बढ़िया कर रहा हूं, या मैं बोर्ड लेवल पे अटका हुआ हूं, या मैं पीवाईक्यूज तक भी बढ़िया निकाल पा रहा हूं। तो मॉड्यूल के ये बहुत सारे फायदे हैं, मॉड्यूल तो लेना ही चाहिए जी आपको सर। हमेशा, यस सर। है ना। बाकी मुझे बताओ, कंटेंट वाइज क्लास के किसी टॉपिक वाइज कोई भी दिक्कत है तो वो मैं आज पढ़ा दूंगा दोबारा से। नो सर। सर पहले तो मैं भी केमिस्ट्री में बहुत वीक था, पर जब से पैकेज लिया ऑनलाइन तब से बहुत अच्छी हो गई है केमिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन जितने भी अपन क्लास में करते हैं, छोटू कुमार तू थम्स अप थम्स डाउन करके बताइयो मेरे को, तू बोल नहीं सकता कोई बात नहीं। जितने भी सवाल अपन क्लास में करते हैं, क्या घर पे क्लास के बाद रिवीजन करते हुए तुम लोग खुद से करते हो सारे सवाल? करते। खुद से करते हो सारे सवाल? अगर करते हो तो थम्स अप करो, नहीं करते हो तो थम्स डाउन करो।
खुद से मेरा कहने का मतलब है कि सवाल पढ़ा बिना सॉल्यूशन देखे, क्योंकि क्लास में समझा हुआ है वो सवाल, अब खुद से आंसर तक पहुंचे, एक एक स्टेप खुद किया। ये करते हो कोशिश? करते हो? अगर ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते वो प्लीज ये करने की आदत डालें अब, ठीक है? डन है? बढ़िया, क्योंकि ये करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लगता है आज बहुत सारे लोगों से बात हो गई है ना? चलो शगुन बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। लकी, पवन, स्वरित, छोटू कुमार, बहुत अच्छे से बेटा, बहुत सारी मेहनत करो, जल्दी से सिलेक्शन निकालो, और अगले साल हम लोग सब यहाँ पे मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे। पहले हम आपके घर आएंगे, आपको लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको घुमाएंगे फिराएंगे, और फिर वापस आपके घर छोड़ के आएंगे, फिर आपके मम्मी पापा आपको आपके IIT और NIT तक छोड़ के आएंगे। तो बस ये इस साल की मेहनत है, अगला साल बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि सुंदर करना ही है। जनवरी में मेंस अच्छा हो जाएगा, मार्च में बोर्ड्स बढ़िया हो जाएंगे, जून में एडवांस अच्छा हो जाएगा, लाइफ सॉर्टेड। सही है? चलिए बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। नमस्ते सारों को, जो बच्चे वीडियो कॉल पे आए, बहुत सारा प्यार, मेहनत करते रहे, कोई भी दिक्कत है बताते रहे, ठीक है जी? वीडियो कॉल काटता हूं मैं भी, ओके। तो भाई यार, जब बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, जब बच्चे इतने खुश हैं, सब इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर तुम काहे रो रहे हो? क्यों मेरे को वो सारे कमेंट्स दिख रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें मजा नहीं आ रहा, ब्ला 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 ब्ला, है क्या हो रहा है ये सब? करेंगे कॉल अब बाकी बच्चों को, कल परसों में करेंगे कॉल, बाकी बच्चों को कल परसों में करेंगे कॉल, है ना? ठीक है, चलिए। तो भाई देखो, अभी भी मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, हम दोनों मिलके, तुम लोग और मैं, हम मिलके ये एक हफ्ता, ये वाला जो हफ्ता है, इस पे मैं भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देता हूं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, ठीक है? प्लीज बहुत अच्छे से मेहनत करो, जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हम लोग मिलके मेहनत करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के बाद में सब बढ़िया रहता है क्या, है ना? जब क्लास खत्म होती है तो क्लास के बाद आपको रेटिंग देनी होती है लेक्चर की। बहुत सारे बच्चे वहां रेटिंग के अंदर चीजें लिख रहे हैं कि ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। हम ये कोशिश करेंगे कि वो इश्यूज आपके दूर हो जाए, ठीक है? और अगर इस हफ्ते में भी प्रॉब्लम आई बच्चों को, अगर इस एक हफ्ते के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तो फिर बेटा कोई बात नहीं, अपन नमस्ते कर लेंगे, आपको बेस्ट देने के लिए कोई और सर को भेज देंगे, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि बेटा देखो, प्रॉब्लम इतनी सी होती है कि लेक्चर होता है, लेक्चर में बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, हम लोग लास्ट में जब रेटिंग वगैरह जो भी देते हैं, हम लोग कई बार उसमें मजाक कर लेते हैं, टाइम पास कर देते हैं, बट उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि फिर हमारे लिए ये टेंशन की बात होती है कि यार बच्चों का नुकसान क्यों हो रहा है। कुछ बच्चे मजे में कुछ भी लिख देते हैं, या खुन्नस निकालने के लिए लिख देते हैं, या टाइम पास करने के लिए लिख देते हैं, बट आप ये समझो PW बच्चों के लिए है। जब इतने कम रेट में भी बैच आ रहा है, उसके बाद भी हम एक एक बच्चे का एक एक कमेंट, हम सब टीचर्स भी पढ़ते हैं कि बच्चे ने, इस फलाने बच्चे ने लेक्चर को क्या दिया रेटिंग, क्या कमेंट है उसका, क्या अच्छा लग रहा है उसको, क्या खराब लग रहा है उसको, सारी बातें देखी जाती है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है? तो प्लीज चीजों को सही से करें, सिंसियरली करें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक हफ्ता मैं आपको देता हूं, आप मुझे दीजिए। हम इस एक हफ्ते में पूरा अपना बेस्ट देते हैं दोनों मिलके, और वैसे ही आगे पूरा साल चलाएंगे। अगर इस एक हफ्ते के बाद भी हमें ये लगता है, यहां पे बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इन सर से नहीं पढ़ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बताना, मैं खुद टीचर चेंज करवाऊंगा, मैं खुद जाके बोलूंगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई और इनको पढ़ा लेगा, अपना तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपने पढ़ाने से बच्चों को समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे पता है, अभी देखो हमने वीडियो कॉल किया, हर बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, अब रात तक पढ़ेगा, सारे लेक्चर्स अटेंड करेगा, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कैसे कर रहा है, हर बच्चा अपनी तरफ से एडजस्टमेंट कर रहा है, तो उन बच्चों का एडजस्टमेंट खराब नहीं होना चाहिए, राइट? ठीक है, ओके, क्लियर है, बढ़िया, सही है। बस इतनी सी बात मैं बोलूंगा यार, देखो हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की थोड़ी कदर करो, ठीक है? उस एक्सपीरियंस की थोड़ी वैल्यू करो। बच्चे पहुंचे हैं IIT तक, बच्चों को पहुंचाया है हमेशा IIT तक, ठीक है? विनीत था, बाकी बच्चे थे, उस बच्चे ने लिटरली स्टेज पे नाम लिया था कि जाजू सर ने मुझे पढ़ाया और ऐसे ऐसे मेरी केमिस्ट्री गई। तो थोड़ी सी उस चीज की कदर करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई देख, इतने सालों बाद अभी ये लेवल पे अपन नहीं आएंगे कि भाई अपन हर बच्चे को ये कहें कि नहीं नहीं भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो।
बच्चों को लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को सही लग रहा होगा, तुम्हें अपना अच्छा बुरा सबसे अच्छा पता है। बट फिर ऐसा ना हो कि अपने बाद में फिर कोई और है और फिर वहां भी अपने को ये दिक्कत महसूस हो। बार बार चीजें चेंज नहीं करी जाएंगी, है ना? ठीक है, डन है। मैं एसी चलवा देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सर एसी चलवाना, चल ही नहीं रहा। वो मैम ने धीरा करवाया, समाप्ति मैम ने। बंद है, मैम ने बंद करवाया। ऐसे तो नहीं होगा ना सर, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए। जो बच्चे कह रहे हैं मॉड्यूल कहां से मिलेगा, बेटा मॉड्यूल मिलेगा पीडब्ल्यू स्टोर से। मॉड्यूल आपको कहां से मिलेगा? पीडब्ल्यू स्टोर से। ओके, बढ़िया, ठीक है जी। चलो बेटा जी, आप एक बात बताओ, बाहुबली सर से भी आप पढ़ सकते हैं, बट बाहुबली सर तो आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं ना। अगर आपने लक्ष्य 2.0 लिया है सपोज करो, तो आपको 1.0 फ्री मिला होगा। 1.0 फ्री मिला होगा तो वहां बाहुबली सर के लेक्चर्स हैं, या वहां से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है शिवांशु यादव बार बार कमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये सोचो कि उससे मास्टर चिढ़ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बाहुबली सर बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो अगर आपको उनसे पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आपको लक्ष्य जी 1.0 मिला हुआ है, वहां से पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे उनसे पढ़ो चाहे मुझसे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन होना चाहिए। पर अगर वहां से पढ़ के भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना एंड में, तो फिर हम दोनों मिलकर तुझसे बात कर लेंगे कि हाँ भाई अब बता, सही है, ठीक है। चाहे वहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो, हम दोनों ही फिजिकल पढ़ाते हैं हमेशा सारे बैचेस के अंदर, ठीक है। प्रयास 1.0 मैंने पढ़ाया, प्रयास 2.0 वो पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य 1.0 उन्होंने पढ़ाया, लक्ष्य 2.0 मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेस्ट टीचर है मेरे, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, बट सिलेक्शन चाहिए आपका, ठीक है। अजय मीना भाई, मुझे पता है तू जयपुर विद्याधर नगर से है, और मेरा वादा है मैं जब भी जयपुर आऊंगा तो तुझसे पक्का मिलूंगा, खुद फोन करूंगा तेरे को। तेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हुआ है ना, मैंने देखा हुआ है, मैं तेरे को खुद पर्टिकुलरली फोन करके मिलके जाऊंगा तुझसे। बट यार मैं जयपुर आया ही नहीं हूं 2 साल से, और अभी भी आने का कोई प्लान है नहीं, बट जब भी आएंगे दिवाली पे या जब भी, तुम्हें कॉल कर लेंगे पक्का, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। अब ऐसे तो देखो, अब कोई कह रहा है सचिन सर से मैथ्स पढ़वाओ, कोई कहता है अलग सर से ये पढ़वाओ, अब ऐसे तुम्हारे कहने से तो नहीं होगा ना यार, सही है। चलिए, तो अब एक बार लास्ट बार फिर से, क्या हम बैच को ढंग से स्टार्ट करें? क्या इस हफ्ते में तुम अपनी पूरी एनर्जी दोगे, और क्या मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाने के लिए तैयार हूं? जल्दी से बताओ मुझे, चैट के अंदर पटाखे, दिल, फायर, थम्स अप सब कुछ चाहिए, जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ। हाँ जी, पूरी एनर्जी के साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। लकी बेटा आए नहीं है, बट अगले साल पक्का आऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। हम लोग वो अपने इवेंट्स करते हैं ना छोटे छोटे, जिसमें बच्चों से मिलने जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके पास भी आ जाए। इस बार भी विनीत से मिलने के लिए रेवा गए थे शैलेंद्र सर, है ना? यस, हाँ जी, डन है, जल्दी से बताइए। तो भाई प्लीज ये एक हफ्ता आप लोग भी सिंसियरली काम करो, अपन भी सिंसियरली काम करते हैं, और मैं अभी तुम्हें खुला कह रहा हूं ये, अगर इसके बाद भी दिक्कत आएगी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट है आपको, आप अच्छे से अपना आगे पढ़ना, अपन बाकी जगह पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, तो अपन नहीं चाहते कि अपनी वजह से किसी बच्चे का नुकसान हो, ठीक है। चलो ओके ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके, स्टार्ट करें क्या? चलिए आइए। तो बेटा हम बातचीत शुरू करते हैं हिमांक के अवनमन से। हिमांक का अवनमन। अगर मैं हिमांक का अवनमन डिस्कस कर रहा हूं तो टॉपिक का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक का क्या नाम है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे कह रहे एक मोटिवेशनल शायरी सुना दे। अच्छा ठीक है भैया, ये भी सुन लो यार। तो भैया देखो, तुम सब लोगों में से जो भी बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जैसे निक्की ने बोला था, एक बहुत अच्छी बात बोली उस बच्ची ने, मेरे मतलब लिटरली दिल को छू गई। उसने बोला सर देखो मुश्किल तो सब कुछ ही है, हर चैप्टर आसान नहीं होगा, हर क्लास आसान नहीं होगी, है ना? हर चैप्टर आसान नहीं होगा, हर क्लास आसान नहीं होगी, परंतु अगर गिव अप कर देंगे तो एक्चुअली में कुछ आसान नहीं लगेगा, फिर तो सभी मुश्किल है, राइट? ठीक है,
डन है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बोली उस बच्ची ने कि सर गिव अप नहीं करना चाहिए, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई दिन अच्छा है कोई दिन खराब है, राइट। तो उसी पे मैं 2 लाइन बोलूंगा, ये मैंने पहले भी 1-2 बार बोली है, मुझे बहुत, जब भी मैं अपनी लाइफ में परेशान होता हूं ना मैं यही बोलता हूं, जब मन में एक अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब मन में एक अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो भैया जब एक बार ये डिसीजन ले लिया कि ये बैच ले रहे हैं, आईआईटी की तैयारी करने के लिए एक बार अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, तो अब दिमाग में ये नहीं लाना कि भाई ये खराब और ये अच्छा, ये समझो जो मिला है वो बेस्ट है और हमें इससे बेस्ट निकालना है कैसे ना कैसे करके। यहां तो भाई मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं कि चलो हम टीचर चेंज कर देते हैं, तुम आगे लाइफ में जब जॉब करोगे तुम्हें तुम्हारा बॉस नहीं अच्छा लगेगा, कंपनी बदल लोगे क्या, कैसे बदलोगे, सैलरी दे रहे हैं भाई वो तुमको, और वो सैलरी काम करवाने की दे रहे हैं। तो हर चीज मन मुताबिक हो जरूरी नहीं है, पर जैसी सिचुएशन हो सिचुएशन में ढलना होता है। और भाई हम तो तुमको कौड़े भी नहीं मार रहे, राइट, बल्कि हम तो तुम्हारी चिंता कर रहे हैं कि भाई बच्चे परेशान है, बच्चे क्यों परेशान है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं तुमको, ये जो लक्ष्य बैच के साथ प्रॉब्लम हुई है ऐसी पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुई पीडब्ल्यू के अंदर, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 3.5-4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, कभी भी किसी बैच में ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। इस बार आ गई, और इस बार दिक्कत इसलिए भी आ गई कि 1-2 बार मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे घर पे कुछ इमरजेंसी थी, तो वो मेरे दिमाग में वो चल गया यार शायद बच्चे सेट नहीं हो पाए, और ऑनलाइन में बच्चा दिखता तो है नहीं सामने, ये तो वीडियो कॉल की फैसिलिटी है। तो इसलिए एक बच्चा कह रहा था सर आप इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल मैं हो जाता हूं भाई बच्चों को लेके, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर बच्चे ने यहाँ पैसे दिए तो बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं अपने पे नुकसान भुगत सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए। बट चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें भाई, चलिए ओके। तो हमारा टॉपिक होगा हिमांक का अवनमन, हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर समय बचा तो फिर हम परासरण की तरफ चलेंगे, अगर समय बचा तो हम परासरण की तरफ चलेंगे। चलिए अब मैं चैट को ना ऑफ कर रहा हूं ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, बहुत हमने चैटिंग कर ली, ठीक है, अब हम लोग चैट को ऑफ कर रहे हैं और चीजों को स्टार्ट करेंगे, जब टॉपिक हो जाएगा तो मैं चीजों पे वापस आ जाऊंगा, ठीक है, चलो ओके। ध्यान से सुनो भाई लोग, ध्यान से सुनो, क्या करने वाले हैं हम, हमारा टॉपिक है हिमांक का अवनमन, और मैंने आपको पिछली क्लास में ही हिमांक के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था हिमांक बिंदु क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या होता है हिमांक बिंदु, आइए बात करते हैं। हमने इसको इंग्लिश में बोला फ्रीजिंग पॉइंट, हमने इसको इंग्लिश में बोला फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा जी मैंने बोला था हिमांक का मतलब क्या है, हम लोग गर्मी में बर्फ जमाते हैं फ्रिज के अंदर, तो आपने कटोरे में पानी भरा और उसको फ्रीजर के अंदर रख दिया, आप देखेंगे थोड़ी देर में वो बर्फ बन जाएगा, तो ये होता है हिमांक होना, हिमांकित होना। आपका जो जल है वो हिमांकित हो गया, वाटर जो है H2O जो है वो फ्रीज हो गया, है ना, हिमांकित मतलब फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया मतलब जम गया। तो बेटा जी किसी भी विलायक के लिए, जैसे जल एक विलायक है या कोई भी द्रव है, किसी भी द्रव के लिए हिमांक बिंदु क्या होता है, हम बोलते हैं जब उसकी द्रवित अवस्था का वाष्प दाब और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाए, जिस ताप पर दोनों के वाष्प दाब समान हो जाते हैं वही ताप क्या कहलाता है, उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। जैसे जब हम जल की बात करते हैं तो आपका जल था एक कटोरे में, आपने उसे फ्रीजर में रखा, वो बर्फ बन गई, तो ये जो जल जो बर्फ में कन्वर्ट हुआ, तो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा ताप होता है जिसपे द्रवित जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर होता है, और वो ताप आपका हिमांक बिंदु कहलाता है। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, ऐसा ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब
उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान होता है, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के समान होता है। प्लीज बात को ध्यान से समझे। जैसे अगर मैंने H2O की बात करी थी तो मैंने बोला H2O लिक्विड है, ये आपका साम्यावस्था में गया H2O सॉलिड के साथ, हमने बोला ये है जल और ये है बर्फ। तो बेटा जी जिस ताप पर जल और बर्फ दोनों का वाष्प दाब सेम होगा वो ताप क्या कहलाएगा? जल का हिमांक बिंदु कहलाएगा। हमने बोला जहां पे आपका जल का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर होगा, ये जो तापमान होगा, जिस ताप पर ये चीज होगी, वो ताप आपका क्या कहलाएगा? जल का हिमांक बिंदु कहलाएगा और उसे कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। जल के लिए ये रिजल्ट मैं याद रखता हूं, बाकियों के लिए ये रिजल्ट याद नहीं रखता, आपको दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो ये किसी भी द्रव के लिए हो गई बात। द्रव को आप विलायक कह सकते हो, पर हिमांक का अवनमन जो है ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। और अणु संख्या गुणधर्म हम कब पढ़ते हैं? अणु संख्या गुणधर्म हम कब पढ़ते हैं? हम जब पढ़ते हैं जब आप किसी अवाष्पशील विलेय को, जब आप किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं, जब आप किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं? उस विलयन के ऊपर यह प्रॉपर्टी लग सकती है। अवाष्पशील विलेय क्या होता है? ठोस, और विलायक होता है आपका नॉर्मल लिक्विड, है ना, जो वाष्पशील है। बढ़िया बात है। तो मैंने बोला ये तो मैंने केवल विलायक के लिए बात करी है, केवल विलायक। अगर मैं इससे विलयन बनाता हूं तो हम विलयन के लिए हिमांक बिंदु क्या कहेंगे? तो मैंने आपको उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था, मैं उसी एग्जाम्पल से क्लास वापस उठाता हूं क्योंकि अब बहुत दिन हो गए क्लास हुए हुए। अगर मैं विलयन का हिमांक बिंदु देखना चाहता हूं तो यानी कि मुझे ऐसा विलयन बनाना पड़ेगा। तो आप सपोज करिए, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था बेटा सपोज करिए अगर हमें ये बोल रहा है कि एक बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है? इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है दोस्त? इसके अंदर मैंने भरा हुआ है जल। इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, सपोज करो। इसके अंदर मैंने जल भरा हुआ है, ये तो विलायक है। और इसके अंदर मैंने बीच में ठोस विलेय के टुकड़े भी डाल रखे हैं। इसमें मैंने बीच में ठोस विलेय के टुकड़े भी डाल रखे हैं। टुकड़े डाल रखे हैं, ये मान लो कुछ मात्रा के अंदर ठोस विलेय भी डाला हुआ है। तो मैंने ये बोला कि ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स हैं ये आपके ठोस विलेय हैं, और जो आपके ठोस विलेय होते हैं वो कैसे होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। जो आपका ठोस विलेय है वो क्या होता है? अवाष्पशील होता है। और जो आपका जल है वो आपका ये रहा, ये जो व्हाइट से दिखाया है ये जल है। तो बेटा जी मैंने क्या किया? सपोज करो ये NaCl के कण हैं या ये शुगर के कण हैं, ठीक है, चीनी शक्कर डाली हुई है। मैंने क्या किया? मैंने इसको करा हिमांकित। मैंने इस विलयन को क्या किया बेटा? हिमांकित किया। मैंने इसको फ्रीज किया, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया और मैंने इसे फ्रीज किया। जब मैंने इसको फ्रीज किया, अरे आप एक एग्जांपल देखो, वैसे तो ये बनता नहीं एग्जांपल, बट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। जब आप फ्रीज करोगे इसको तो होगा क्या? फ्रीज करने पे आप ये देखोगे कि ये जो जल है ये तो पूरा का पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो चुका होगा। जो जल है वो पूरा का पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो चुका होगा। और जब आप उस बर्फ को ऐसे एनालाइज करोगे ना तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे, क्योंकि विलेय के कणों का रंग अलग है, तो आपको बीच में ये छोटे छोटे हरे रंग के कण दिखाई देंगे। आपको बीच में छोटे छोटे हरे रंग के कण दिखाई देंगे। प्लीज देखिएगा, आप ऐसा देखेंगे यहां पे कि बेटा जी
ये जो आपका विलायक है ये तो पूरा हिमांकित हो चुका होगा और इसके अंदर आपको छोटे छोटे विलेय के कण दिखाई दिए होंगे। तो ये क्या है इस बार, क्या है बेटा जी? ये तो है आपका विलेय, और ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया है ये आपकी क्या है इस बारी? बर्फ। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये भी विलियन है, ये भी विलियन है, बट जब मैंने किसी विलियन को हिमांकित किया तो क्या फ्रीज हुआ? क्या विलेय फ्रीज हुआ या विलायक फ्रीज हुआ? बेटा विलेय तो पहले भी ठोस था, बाद में भी ठोस है, तो विलेय की हालत में तो कोई चेंज नहीं आया, पर जो विलायक है वो पहले द्रव था, बाद में ठोस बन गया। विलायक जो है वो पहले द्रव था, बाद में ठोस बन गया। अगर विलायक पहले द्रव था, बाद में ठोस बन गया, तो बेटा जी हम ये कहें क्या कि जब भी किसी विलयन को हिमांकित किया जाता है, जब भी किसी ऐसे विलयन को, ऐसे मतलब अवाष्पशील विलेय और विलायक वाले विलयन को हिमांकित किया जाता है, तो हमेशा विलायक हिमांकित होता है, तो हमेशा विलायक हिमांकित होता है, परंतु विलेय एज इट इज रहता है। विलेय एज इट इज रहता है, यानी कि यहां पे किसी विलायक के लिए मैं कह रहा था हिमांक बिंदु है कि उस विलायक की द्रवित और ठोस अवस्था क्या हो जाए, वाष्पदाब सेम, पर यहां मैं कहूंगा विलयन का वाष्पदाब, विलायक में चेंज आ रहा है ना, तो मैंने बोला कि जब आपके विलयन का वाष्पदाब, जब आपके विलयन का वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, जब आपके विलयन का वाष्पदाब ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, ऐसे ताप को हम क्या कहते हैं? विलयन का हिमांक बिंदु। ऐसे ताप को हम क्या कहते हैं? विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है जी, कैसा विलयन है? ऐसा विलयन है जब इस विलयन का वाष्पदाब केवल विलायक के हिमांकित होने पे विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, ठोस विलायक के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, ऐसे ताप को क्या कहते हैं? विलयन का हिमांक बिंदु कहते हैं। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, आज मैंने रिवाइज करवाई है। प्लीज मुझे बताइए, यस प्लीज मुझे बताइए, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? जल्दी बताएं प्लीज, क्या यहां तक चीजें क्लियर है क्या? किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं। सही है क्या बेटा जी? जल्दी बताएं, जल्दी। यस, क्लियर है? तो ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, आज मैं आपको यही चीज ग्राफ से भी बताऊंगा, आज मैं आपको यही चीज ग्राफ से भी बताऊंगा, है ना। टीएफ होता है बेटा विलयन का हिमांक बिंदु। टीएफ क्या होता है? विलयन का हिमांक बिंदु। टीएफ नॉट होता है विलायक का हिमांक बिंदु। टीएफ होता है विलयन का हिमांक बिंदु और टीएफ नॉट होता है विलायक का हिमांक बिंदु। सही बात है। टीएफ आपका विलयन का हिमांक बिंदु है, टीएफ नॉट आपका विलायक का हिमांक बिंदु है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी से मुझे चैट में बताना, जल्दी से मुझे चैट में बताना कि अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं
तो जब भी एक अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, सिर्फ मुझे चैट में बता देना, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी बात। बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से ज्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी बताओ। जब भी किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है जब भी किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाया जाता है, मुझे बताइए विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम? कौन ज्यादा कौन कम? विलयन का वाष्प दाब घटेगा। यही तो पहला अणुसंख्या गुणधर्म था। यही तो पहला अणुसंख्या गुणधर्म था कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है ना? रिवाइज नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग, है ना? तो विलयन का वाष्प दाब घटेगा, यानी कि हम बोलेंगे कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो बेटा जी जब ग्राफ बनेगा तो ज्यादा वैल्यू किसके लिए लिखेंगे? विलायक के लिए लिखेंगे कि विलयन के लिए लिखेंगे? विलायक के लिए लिखेंगे। एक बच्चे का कमेंट था पिछली से पिछली क्लास में कि सर अगर विलयन वाला ग्राफ ऊपर आ जाए तो, बट बेटा तू खुद सोच, विलयन का ग्राफ ऊपर आएगा ही कैसे? हमेशा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और ऊपर तो वही आएगा ना जिसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कल या परसों की क्लास में कि मतलब लास्ट की 2 क्लासेस के अंदर किसी में, कि सर अगर विलयन का ग्राफ ऊपर आ जाए और विलायक का ग्राफ नीचे आ जाए तब क्या होगा? बेटा जी ऐसा होगा ही नहीं ना। विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम ही होगा। किससे? विलायक से। कब? जब ऐसी स्थिति होगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ध्यान से समझिएगा हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। वाष्प दाब जो है ना, ये क्वथनांक बिंदु के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाष्प दाब जो है क्वथनांक बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु हिमांक बिंदु के समानुपाती होता है। वाष्प दाब जो है वो क्वथनांक बिंदु के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है, पर हिमांक बिंदु के समानुपाती होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि अगर अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घटेगा, इसका मतलब विलयन का हिमांक भी घटेगा। हाँ, क्वथनांक बढ़ रहा था, यह बात हमने पढ़ी है, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, पर जिस तरह वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है हिमांक में भी अवनमन होगा, और ये तो हो ही रहा है। टॉपिक का नाम ही है हिमांक का अवनमन। इसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, इस चीज को अब ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं वाष्प दाब वर्सेस ताप का ग्राफ बनाऊं तो पहले ग्राफ में अपनी भाषा में समझाता हूं, उसके बाद आप लोगों को ओरिजिनल ग्राफ भी दिखाऊंगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा। बेटा जी मैंने बोला ये चीज कि ऊपर विलायक का ग्राफ होगा, नीचे विलयन का ग्राफ होगा, अभी अभी बताया है। पर विलायक में अगर मुझे हिमांक देखना है तो विलायक में 2 अवस्थाएं हैं, ठोस और द्रव। तो ऑब्वियसली द्रवित अवस्था का वाष्प दाब ज्यादा होगा उसकी ठोस अवस्था से शुरुआत में, पर जहां पे दोनों बराबर होंगे वो उसका हिमांक बिंदु होगा। तो मैंने बोला ये देखिए, तो हम बोलते हैं ये विलायक का ग्राफ है। ये कौन सा विलायक है? द्रवित विलायक। और ये कौन सा विलायक है? ठोस विलायक। हाँ जी, ये है द्रवित विलायक, ये है ठोस विलायक। क्योंकि ऑब्वियसली ठोस वाले का वाष्प दाब कम होगा, है ना, क्योंकि कम ताप पे बनेगा, ज्यादा ताप पे द्रवित अवस्था रहेगी। पर अगर आप देखें ये वाला पॉइंट, अगर तुम ये वाला बिंदु देखो तो क्या ये वो बिंदु है क्या जिसपे दोनों स्थिति का वाष्प दाब बिल्कुल समान है? क्या ये वो स्थिति है क्या जिसपे द्रवित और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब बिल्कुल समान है? और अगर दोनों का वाष्प दाब बिल्कुल समान है तो ये वो पॉइंट है जिसे हम क्या कहेंगे? हिमांक बिंदु। किसका? विलायक का। क्योंकि विलायक का हिमांक बिंदु क्या होता था? ऐसा ताप
जिस पर ऐसा ताप जिस पर हम कहते थे द्रवित अवस्था और ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब सेम होंगे। तो जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी वो ताप, जिस पॉइंट पे दोनों का वाष्प दाब सेम होगा वो ताप आपका क्या होगा, हिमांक बिंदु होगा विलायक का। अब मैं बात करता हूं विलयन की, तो मुझे ये बात पता है कि विलयन के लिए क्या होगा हिमांक बिंदु, जब विलयन का वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, हमने बोला अगर मैं विलयन का ग्राफ बनाता हूं तो विलयन का ग्राफ इसके नीचे ही होने वाला है, और विलयन का ग्राफ जिस पॉइंट पे भी, विलयन का ग्राफ जिस पॉइंट पे भी मेरे इस पॉइंट से टच होगा, ठोस विलायक वाली लाइन से टच होगा, जिस पॉइंट पे भी ठोस विलायक वाली लाइन से टच होगा, हम क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे भी ठोस विलायक वाली लाइन से टच होगा हम क्या बोलेंगे, ये वो बिंदु है जब ठोस विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर है। ठोस विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक बिंदु। ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, विलयन का हिमांक बिंदु। प्लीज ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, समझ में आती है बात। विलयन का ग्राफ विलायक के नीचे होगा, मैंने इस बात को पहले क्लियर किया था। अब वो ग्राफ आते आते जिस भी पॉइंट पे ठोस विलायक वाली लाइन से टकराएगा उस टाइम पे दोनों के वाष्प दाब जब सेम होंगे वो जो ताप होगा वो क्या होगा, विलयन का हिमांक बिंदु होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से पता है एक्स एक्सिस में आगे जाने पर वैल्यू बढ़ती है। अगर एक्स एक्सिस में आगे जाने पर वैल्यू बढ़ती है तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि सर यहां से तो यह दिखाई दे रहा है कि विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा है, किससे, विलयन के हिमांक बिंदु से, और ये जो अंतर है, और ये जो अंतर है ये किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ के। ये जो अंतर है ये किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ के। प्लीज ध्यान से देखें, जो मैंने इक्वेशन बनाई उसी चीज को मैंने ग्राफ से दिखाया, जो मैंने इक्वेशन बनाई उसी चीज को मैंने ग्राफ से दिखाया, ये हो गया डेल्टा टीएफ। पर हां, जब डेल्टा टीबी पढ़ा था तो हमने बोला था कि आगे विलयन का क्वथनांक होता था, माइनस विलायक का क्वथनांक होता था, पर जब हिमांक पढ़ा है तो उल्टा हुआ है, आगे विलायक है पीछे विलयन है। और तुम खुद देख पा रहे हो, मैंने अपने मन से नहीं बोली ये बात, आपको प्रूफ करके दिखाई है। तो ये जो अंतर आया है विलायक के हिमांक माइनस विलयन के हिमांक में, मतलब ये कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो बेटा जी विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा निकलता है, किसके कंपैरिजन में, विलयन के कंपैरिजन में। विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा निकलता है किसके कंपैरिजन में, विलयन के कंपैरिजन में। रेहान सैफी बेटा जी अभी अभी बताया है टीएफ क्या होता है, विलयन का हिमांक बिंदु होता है ना, ये हमारा डेल्टा टीएफ है। तो ये जो डेल्टा टीएफ आपने निकाला है, जो डेल्टा टीएफ तुमने निकाला है, ये क्या है, हम बोलते हैं ये जो डेल्टा टीएफ हमने निकाला है ये क्या है, हिमांक का अवनमन है। डेल्टा टीएफ जो है ये क्या है, हिमांक का अवनमन है, क्योंकि ऑब्वियसली विलयन की वैल्यू घट रही है विलायक से, तो अवनमन तो हो ही रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि वाष्पदाब और हिमांक बिंदु समानुपाती हैं। अगर वाष्पदाब में अवनमन है तो हिमांक में भी अवनमन होगा। समझ में आई बात, बढ़िया। अब मैंने आपको ये बोला कि डेल्टा टीएफ जो है, ऐसा देखा गया प्रायोगिक तौर पर, ऐसा देखा गया प्रायोगिक तौर पर कि डेल्टा टीएफ जो है वो समानुपाती है विलयन की मोललता के। डेल्टा टीएफ जो है वो समानुपाती है किसके, विलयन की मोललता के। हाँ अभिषेक बेटा ये बात पहले क्लियर कर दी थी, बट मैंने एक ग्राफ बनाया है, बट मैंने अब ग्राफ से क्लियर करी है। अजय मीना क्या कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बता प्लीज, मुझे बताओ प्लीज, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताएं। अगर ये चीज समझ में आती है, अगर ये चीज क्लियर है, तो हमने बोला डेल्टा टीएफ
मोललता के समानुपाती है। और जैसे ही आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है, जैसे ही आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है, उसकी जगह पे एक स्थिरांक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। जैसे क्वथनांक वाले केस में के बी आया था, वैसे ही हिमांक वाले केस में के एफ आता है। जैसे क्वथनांक वाले केस में के बी आया था, वैसे ही हिमांक वाले केस में के एफ आता है। स्वरित बेटा अच्छे से क्लियर हुआ ये पॉइंट? हरिराम क्लियर हुआ भाई? अजय मीना अभी सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बढ़िया। अगर ये समझ में आ रहा है तो बेटा जी यहां पे के एफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि यहां पे अवनमन हो रहा है। मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि यहां पे अवनमन हो रहा है। और जो m है वो है विलयन की मोललता। विलयन की मोललता। अगर ये चीज क्लियर है और डेल्टा टी एफ है आपका हिमांक का अवनमन, तो बेटा जी जैसे मैंने केबी के लिए बोला था, सेम टू सेम उसी तरीके से मैं केएफ के लिए भी बोलूंगा। और मैं ये बोलूंगा कि केएफ का मान, मैं ये बोलूंगा कि केएफ का मान विलायक चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। केएफ का मान केवल विलायक पर निर्भर करता है। जैसे जैसे विलायक चेंज होता है, केएफ भी चेंज होगा। केएफ भी चेंज होगा। यस, ठीक है। केएफ की कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती जय त्रिपाठी। जल के लिए अलग, बेंजीन के लिए अलग, एथेनॉल के लिए अलग। जैसे जैसे विलायक चेंज होते रहेंगे, द्रव चेंज होते रहेंगे, केएफ का मान भी चेंज होता रहेगा। ये देखो, ये आपका ग्राफ है जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। यही मैंने आपको समझाया था कि जब द्रवित विलायक और ठोस विलायक जिस बिंदु पे दोनों का वाष्प दाब समान होगा, वो विलायक का हिमांक होगा। और विलयन का वाष्प दाब जिस बिंदु पे ठोस विलायक के समान होगा, वो विलयन का हिमांक होगा। और ये जो अंतर है वो डेल्टा टीएफ होगा। प्लीज ध्यान से देखें, जो अंतर है वो क्या होगा? डेल्टा टीएफ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सही है ना भाई? ठीक है दोस्त, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं, अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं, तो आइए भाई क्वेश्चन करके देखें जरा। क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या टॉपिक है, कैसा टॉपिक है। अप्लाई करके देखेंगे इस नॉलेज को, जब भी समझ में आएगा। तो आप ध्यान से इसको देखें, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से इन चीजों को देखें, फिर हम इस पे सवाल करते हैं। इस चैप्टर में 3-4 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं, उनको मैं आगे एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पहला चैप्टर था, हमारी दोस्ती होने में समय लग रहा था, तो टाइम लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा मैनेज। उसकी टेंशन तुम्हारी नहीं है। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना तुम्हारा काम है। यस, शुरू करें क्या? स्टार्ट करें भाई? आइए शुरू करते हैं आगे की बातचीत, अगले क्वेश्चन इसके ऊपर एक एक करके। ध्यान से देखिएगा पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा पहला सवाल। क्या सवाल है? बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं, कोशिश करना करने की, ठीक है? चलिए चलिए, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कोशिश करिएगा सब लोग करने की, ठीक है? नहीं भाई, ध्यान से। अब तो भैया चाय जब ही पियेंगे जब बैच सही से चलेगा। हमारा दिमाग खराब चल रहा है भाई बहुत। क्वेश्चन,
क्या है, ध्यान से देखो। यदि कोई विलियन एक ग्राम अवाष्पशील विलेय को, यदि कोई विलयन 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 50 ग्राम विलायक में घोलकर बनाया जाता है, पचास ग्राम विलायक में घोलकर बनाया जाता है जिसमें विलेय का मोलर भार, जिसमें विलेय का मोलर भार 256 ग्राम प्रति मोल है, जिसमें विलेय का मोलर भार 256 ग्राम प्रति मोल है। यदि विलयन के लिए, यदि विलयन के लिए हिमांक का अवनमन, प्लीज देखें, यदि विलयन के लिए हिमांक का अवनमन 0.4 केल्विन हो तो केएफ का मान क्या होगा? तो केएफ का मान क्या होगा, हमें केएफ बताना है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ओके। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन 3.72 केल्विन केजी पर मोल, दूसरा ऑप्शन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, तीसरा ऑप्शन है बेटा 4.43 केल्विन केजी पर मोल, और आखिरी ऑप्शन है बेटा 5.12 केल्विन केजी पर मोल। ये 4 ऑप्शंस हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ें। ठीक है, प्लीज ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। एक एक लाइन को गौर से पढ़ो, एक एक डेटा को लिख के करो। पोल में चालू कर रहा हूं, बट कोशिश करना पोल में तुम अपनी मेहनत से सवाल कर सको। कोशिश करना तुम अपनी मेहनत से सवाल करो, सिर्फ तुक्का मार के ऑप्शन को टिक ना करें। ऑल्दो बहुत बच्चे ऐसा करेंगे तुक्का मार के करने का काम, बट स्टिल यस। हाँ जी निर्मल बेटा, जो आप पूछ रहे हो वो जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, आप चेक करें। अभी क्लास में हम विलियन चैप्टर की बात कर लेते हैं यार, है ना, अभी क्लास के अंदर हम क्लास की बात कर लेते हैं। यस, अरे नहीं आशीष बेटा, हमारा माइंड सिर्फ बच्चे जब खुश होते हैं, जब फ्रेश होता है। हम छुट्टी नहीं लेते, तुमको पता है, मैं 7 दिन काम करता हूं, मैं एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेता, झूठ नहीं कह रहा, सच में। शाम को अपनी फैमिली को घुमाने जरूर ले जाता हूं, दिन में संडे भी ऑफिस करता हूं, क्योंकि मुझे ये रहता है कि भाई अपने काम में बिल्कुल एकदम लगन के साथ बच्चों के लिए बस मेहनत करते रहें। बट फिर भी अगर बच्चे परेशान होते हैं तो फिर डीमोटिवेट तो होता है ना आदमी। तो मैं बस वही चाह रहा हूं कि तुम लोग एकदम सेटिस्फाई हो जाओ, बढ़िया से सेट हो जाओ, फिर आगे बात करें। यस,
हाँ जी, हाँ भाई, चलिए आइए इसको ट्राई करते हैं, क्या आंसर आ रहा है उसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्राई करेंगे। आंसर क्या आ रहा है वैसे जनता का? यस, बच्चों का लगातार आंसर डी आ रहा है, आंसर डी ही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर बिल्कुल डी होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, प्लीज देखिएगा। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, सारा डेटा लिखते हैं। यदि कोई विलयन 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय, विलेय का भार है 1 ग्राम, विलायक का भार है 50 ग्राम। जब मैंने इन्हें मिला के एक विलयन बनाया तो, और मुझे बोल रहा है कि विलेय का मूलर भार है 256 ग्राम पर मूल, है ना, मुझे ये भी दिया हुआ है। सवाल कह रहा है विलयन के लिए हिमांक का अवनमन 0.4 केल्विन है, तो केएफ का मान कितना होगा, केएफ का मान कितना होगा? ठीक है भाई, डेल्टा टीएफ दिया है, मोललता का डेटा दिया है, केएफ पूछा है, बहुत आसान है भाई। अब और क्या चाह रहे हो भाई, तुमसे तुम्हारा नाम थोड़ी पूछ लेगा भाई जेई मेंस वाला, जेई मेंस का सवाल है ये, पेपर में आया हुआ सवाल है ये, इसी साल आया है 2025 में, इससे आसान क्या पूछेगा भाई वो है। देखें ध्यान से, डेल्टा टीएफ है 0.4, केएफ हमको निकालना है, मोललता ध्यान से देखें, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, तो विलेय के मोल आ गया 1/256, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, डिवाइडेड बाय विलायक का भार केजी में लिखना होता है, अगर ग्राम में दिया होता है तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, है ना। अगर ये हो गया तो देखना ध्यान से, 0.4 आपका किसके बराबर है, KF इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 256 इंटू 50, ये बन गया। अगर ये बन गया तो देखिए ध्यान से, KF का मान कितना हो जाएगा, KF का मान हो जाएगा 0.4 इंटू 256 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, 0.4 इंटू 256 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा सॉल्व होके 5.12, क्या आएगा सॉल्व होके 5.12, आंसर आएगा डी ऑप्शन। डायरेक्ट वैल्यू रख दी हमने, मोललता हमने सांद्रता पदों में पढ़ा था, हमारा काम बन गया। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि हमसे सवाल होने में दिक्कत हो रही है, बेटा जी जैसे ही आप कोई भी चीज पढ़ लो ना, उसके जेई मेंस के पीवाईक्यू पहले लगा लो, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज पहले लगा लो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, तुमसे जेई मेंस के सवाल बन जाएंगे तो तुम्हें यह लगेगा कि हाँ यार मेरे को आता तो है। फिर एडवांस पे जाओ, धीरे धीरे, हो सकता है एडवांस में एक ना बने, दूसरा ना बने, तीसरा ना बने, बट चौथा बन जाएगा, और ऐसे करते करते ही हम हर सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अगर एडवांस के सारे सवाल ही तुमसे बनने लग जाएंगे तो फिर तो बेटा AIR 1 अभी आ जाएगी एक ही चैप्टर पढ़ के, बट उनमें क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मिक्स, इस वजह से। बट मेंस के सवाल पहले करो, मेंस करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और अगर मेंस भी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब अपन क्लास में थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं, है ना, थोड़ा क्लास की चीजों और क्लास के नोट्स को अच्छे से करो कवर। ठीक है बेटा, चलिए जी, पेपर नोट्स के बाहर नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूं, आप खुद देखना, जब पेपर दे के आओगे या पीवाईक्यूज करोगे तो आपको एहसास होगा कि हर तरीके का सवाल आपने नोट्स में करा हुआ है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक डायग्राम है। सवाल ने आपको बोला है कि इधर आपका वाष्पदाब है, इधर आपका ताप है ना, y एक्सिस पे वाष्पदाब है, x एक्सिस पे ताप है। प्लीज गौर से समझें, ये आपका जल है, ये आपकी बर्फ है, ठीक है, और ये आपका मेथेनॉलिक विलयन है, ये आपका मेथेनॉलिक विलयन है,
अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। सवाल ने ये बोला कि ये डेटा है 270.65 केल्विन। सवाल ने बोला ये डेटा है, इसकी वैल्यू है 273.15 केल्विन। सही है, ये डेटा भी है, ये डेटा भी है। बढ़िया। सवाल ये कह रहा है जब 0.01 XML मेथेनॉल जिसका घनत्व दिया हुआ है 0.792 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और जिसका मोलर भार दिया हुआ है 32 ग्राम प्रति मोल। सवाल कह रहा है जब 0.01 XML मेथेनॉल जिसका घनत्व ये है और मोलर भार ये है को 100 ml जल में मिलाया गया, इसे 100 ml जल में मिलाया गया, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। सवाल ने आपको kf दिया है जल का, कितना दिया है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल। हमें x का मान बताना है, हमें x का मान बताना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का पोल नहीं देखा गया हमने। डी आंसर था, 34% बच्चों ने ठीक दिया है। चंद्र प्रकाश, लकी प्रजापति, लकी पटेल, विकास गुप्ता, रूपम, लकी कुमार गुप्ता, कितने लकी हैं भाई, अंकुश ठाकुर, रिहान सैफी, संस्कार गर्ग, अमन। ओके गुड। इस क्वेश्चन का पोल करो अब, इस क्वेश्चन पे पोल करो अब। ट्राई करना, कैसे करोगे, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड किया है मैंने, हल्का सा। आपको विलायक जल बोला है, मेथेनॉल आपका विलेय है, प्लीज ध्यान से देखें। यस आशीष बेटा, कोई बात नहीं, आप पुराने लेक्चर्स देख लें साथ साथ, ताकि आपको चीजें समझ में आने लग जाए। यस हाँ जी, करेंगे भाई, डिस्कस करें। आंसर आया क्या? ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने रियली सॉरी, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, मैंने गलत पोल चला दिया। कोई नहीं, तुम्हारा आंसर तो आ गया होगा ना, तो हम एक काम करते हैं, हम पोल चेंज कर देते हैं। आपका आंसर आ गया होगा ना, हम पोल चेंज कर देते हैं और इसको कम टाइम के लिए चला देते हैं। इसमें फटाफट से अपने आंसर भर दो,
जल्दी से अपने आंसर भर दो प्लीज। यस, जल्दी से अपने आंसर भर दो। सवाल को सोचना बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप इसको भर पाए। जल्दी जल्दी बताएं प्लीज। यस, चलिए आइए। सो बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब है 540। ठीक है, कितने बच्चों ने सही भरा होगा बताएं प्लीज। एक ने भी नहीं भरा। चलिए आइए भाई, देखें क्या दिक्कत है। ये पोल आया नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या दिक्कत आई इस पोल के अंदर, वो देखते हैं ध्यान से। प्लीज गौर से देखें चैट क्यों नहीं चल रही है। यस, चलिए आइए। सो बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब है 540। ठीक है, कितने बच्चों ने, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए भाई, देखो भाई क्या दिक्कत है। ये पोल सवाल ने क्या बोला है, एकदम लाइन टू लाइन समझेंगे। क्या दिक्कत है इस पोल के अंदर, एकदम लाइन टू लाइन समझते हैं चीजों को। सवाल ने कहा है कि विलियन है मेथनॉल प्लस जल का। सो बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब है 540। ठीक है, कितने बच्चों ने, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कोई बात सवाल ने कहा है कि विलियन है मेथनॉल प्लस जल का। देखो भाई, अगर मेथनॉल प्लस जल का है तो बेटा जी मेथनॉल होता है CH3OH एकदम, और विलायक आपका जल है। विलेय होता है CH3OH, विलायक है जल प्लस जल। अगर विलायक आपका जल है, हाँ आवाज मैंने बंद कर दी भाई, वो एक बार ही हो रहा था, अब नहीं होगा। ठीक है, तो विलियन बन रहा है मेथनॉल और जल का। अब प्लीज मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करें। मुझे बोला जा रहा है कि विलायक क्या है आपके पास में 100 ml। तो बेटा जी आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है कि जल के लिए जो घनत्व होता है वो हमेशा आपको ध्यान रखना होता है, ये बराबर होता है 1 ग्राम पर ml, है ना, 1 ग्राम पर ml। तो हम बोलते हैं घनत्व का फॉर्मूला होता है भार अपॉन आयतन। तो विलियन बन रहा है मेथनॉल, जहां भार ग्राम में होता है और आयतन ml में होता है। ये रेशो आपको 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि विलायक, अगर ये रेशो आपको 1 दिया हुआ है तो हमने बोला कि यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या कि जल का जो ग्राम में भार होगा, आपको ध्यान रखना होता है, जल का जो ग्राम में भार होगा वो बराबर होगा जल के आयतन के, और वो आयतन कितना ml। तो जो 100 ml है वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम के। जहां भार ग्राम में होता है, जो 100 ml है वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम। दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहां से समझ में आया जल का भार है 100 ग्राम, विलायक का भार है 100 ग्राम। बात समझ में आई क्या हम, जल का जो ग्राम, विलायक का भार है 100 ग्राम। अगर ये चीज ठीक है, जो ग्राम में भार, यस, वो बराबर होगा जल के आयतन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, कितना ml। तो जो 100 ml है वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम। रुको, भार ग्राम में होता है, जो 100 ml है वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम। सर तो यहां से समझ में आया जल का भार है 100 ग्राम, विलायक का भार है 100 ग्राम। बात समझ में आई क्या हम, जल का जो ग्राम, विलायक का भार है 100 ग्राम। अगर ये चीज ठीक है, का इशू बोल रहे हैं बच्चे लगा, यस, वो बराबर होगा जल के आयतन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, कितना ml। तो जो 100 ml है वो किसके बराबर होगा, 100 ग्राम। रुको, भार ग्राम में होता है, जो 100 ml है वो किसके बराबर, हेलो अभी बताएं प्लीज, अभी आवाज ठीक आ रही है क्या, अभी आवाज ठीक आ रही है क्या। क्लियर है, ठीक।
ऑल राइट, बढ़िया बढ़िया, ओके। तो बेटा यहां से मुझे विलायक का भार मिल गया 100 ग्राम, क्योंकि मुझे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स का मान निकालना है, मेथनॉल का आयतन, और मुझे हिमांक का डेटा दिया हुआ है ना, क्योंकि ठोस विलायक के साथ का डेटा है। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि यहां से मुझे डेल्टा टी एफ मिल गया। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। इसे सॉल्व करके डेल्टा टी एफ निकाल देंगे। डेल्टा टी एफ आ जाएगा, के एफ मुझे 1.86 पता है। मोललता के लिए क्या चाहिए? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, तो विलायक का भार तो आ गया, अब मुझे विलेय के मोल चाहिए, मतलब मुझे CH3OH के मोल चाहिए। CH3OH के मोल चाहिए। अगर CH, बेटा क्वेश्चन में D का वैल्यू मेथनॉल के लिए दिया है, जल के लिए थोड़ी दिया है। जल तो आपको याद रखना होता है। अब आप देखें CH3OH के मोल के लिए क्या क्या चाहिए। तो बेटा CH3OH के मोल होंगे CH3OH का भार अपॉन CH3OH का मोलर भार, और मोलर भार कितना है? 32। प्लीज ध्यान से देखना, अगर मुझे CH3OH का भार मिल गया तो मुझे मोल मिल जाएंगे क्या? अगर मुझे CH3OH का भार मिल गया तो मोल मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल। अब भार कैसे मिलेगा? तो बेटा जी घनत्व पता है और आयतन पता है। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि अगर मैंने CH3OH का घनत्व लिख दिया तो ये बराबर हो जाएगा CH3OH का भार ग्राम के अंदर अपॉन CH3OH का आयतन ml के अंदर। तो यहां से आप देखें CH3OH का जो भार होता है ग्राम में, ये किसके बराबर है? डेंसिटी इंटू आयतन। डेंसिटी क्या है? 0.792 इंटू आयतन क्या है? 0.01x। अब बच्चे कहेंगे कि सर डेंसिटी तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और आयतन तो ml में दिया हुआ है। तो बेटा जी ये बात ध्यान रखिएगा, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है। 1 ml हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात होती है ना। और D का मतलब होता है घनत्व, यूनिट से पता चलता है, ये होता है घनत्व। तो बेटा जी घनत्व होता है भार अपॉन आयतन। भार हो गया घनत्व इंटू आयतन, 0.792 इंटू 0.01x। अगर ये वैल्यू हो गई तो ध्यान से देखिएगा, ये हटेगा तो नीचे 1000 आएगा और ये हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो वैल्यू हो जाएगी 792x डिवाइडेड बाय 5 शून्य, है ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.00792x। प्लीज ध्यान से देखें, है ना। ये क्या आ गया? ग्राम में भार आ गया। बेटा जी भार आ गया तो मोल आ जाएंगे। जैसे ही मोल आ जाएंगे, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है। तो हमने बोला CH3OH के मोल क्या हो गए? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो 0.00792x डिवाइडेड बाय 32, ये हो गए मोल। ठीक है। अगर मैं विलायक का भार चेक करना चाहता हूं ग्राम में, तो ये वैल्यू है 100 ग्राम, है ना। अगर मैं KF निकलना चाहता हूं तो KF मुझे दिया हुआ है 1.86 क्वेश्चन ने, और डेल्टा TF का मान भी मेरे पास है। कितना है? डेल्टा TF है दिस माइनस दिस, 273.15 माइनस 270.65। प्लीज ध्यान से देखें, अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो क्या बन जाएगा? 273.15 माइनस 270.65, आंसर आएगा 2.5। तो बेटा जी डेल्टा TF आ गया 2.5 केल्विन। ये है केल्विन केजी प्रति मोल। तो हमने क्या किया? हमने बोला कि लगा दो भाई फॉर्मूला, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अगर ये लिख दिया तो डेल्टा TF होता है 2.5, KF होता है 1.86 इंटू मोललता क्या होती है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और उसको जब केजी में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000। अगर ये चीज आ गई तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका x निकल जाएगा।
और x आएगा लगभग 540। x आएगा लगभग 540। एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से सुनो। सवाल कह क्या रहा था? सवाल ने कहा मेथेनॉल को जल में मिलाया जाता है तो x क्या है। अगर मेथेनॉल को जल में मिलाया जाता है तो x क्या है। तो मुझे यह समझ में आया कि विलयन है मेथेनॉल और जल का। तो मैंने एक ग्राफ देखा, भाई ये विलायक का ग्राफ है, ये मेथेनॉलिक विलयन का ग्राफ है। तो मुझे जल और बर्फ देखते ही अंदाजा लग गया कि ये हिमांक वाला ग्राफ है। तो ये जो पॉइंट है जिस पे जल और बर्फ का वाष्प दाब सेम आ रहा है, ये मेरे जल का हिमांक बिंदु है, और जिस पे बर्फ का मेथेनॉलिक विलयन के साथ वाष्प दाब सेम आ रहा है, ये मेरे विलयन का हिमांक बिंदु है। ये बात मुझे समझ में आ गई क्योंकि मैंने अभी ग्राफ देखा है। अगर ये अभी देखा है तो ये जो अंतर है वो डेल्टा टीएफ आ गया, और मुझे सवाल ने केएफ भी दिया था। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम लगा देंगे। अब डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम लगाओगे तो डेल्टा टीएफ पता है, केएफ पता है। मोललता के लिए क्या क्या चाहिए? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। क्या क्या चाहिए? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोल के लिए क्या क्या चाहिए? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, और विलायक के भार के लिए विलायक का भार चाहिए। तो मैंने बोला जल के लिए तो एक सिंपल सी बात होती है कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। ये बात ध्यान रखनी होती है, नहीं ध्यान दी तो आज से ध्यान रखना। यानी कि जल के लिए जो भार है वही आयतन है, क्योंकि रेशो 1 है, भार और आयतन बराबर है। तो बेटा जल का आयतन मुझे 100 ml दिया है, 100 ml का मतलब 100 ग्राम। तो विलायक का भार तो यहां से पता चल गया, विलायक का भार तो यहां से पता चल गया। जैसे ही विलायक का भार पता चल गया, अब एक ही चीज बची, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल के लिए विलेय का मोलर भार पता है, दिया गया भार पता करना है। दिया गया भार कैसे पता करें? घनत्व बराबर होता है भार अपॉन आयतन। घनत्व बराबर होता है भार अपॉन आयतन। घनत्व ये है, आयतन ये है, भार निकल जाएगा। घनत्व बराबर भार अपॉन आयतन। घनत्व बराबर भार अपॉन आयतन किया तो भार हो गया घनत्व इंटू आयतन। वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, भार आया। भार को मोलर भार से डिवाइड किया, मोल आए। मोल अपॉन विलायक का भार इंटू 1000 किया, मोललता आ गई। सारी चीजों को पुट कर दिया, x का मान सॉल्व होके आ गया 540। x का मान सॉल्व होके आ गया 540। बढ़िया सवाल था, ध्यान से सवाल को नोट करिएगा, कोशिश करिएगा इसको करने की। दोबारा से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको, आज मैंने कोई डीपीपी नहीं दी है, जो भी अभी तक पढ़ाया है इसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज 1 प्रारंभ वाली, इसके क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक अब आप कर सकते हैं। इन्हें ट्राई करके रखें, ठीक है। जय त्रिपाठी, कोई बात नहीं बेटा, जल का घनत्व आगे याद रखना। मैंने बोला ना यहां याद नहीं था, कोई नहीं, आगे याद रखिएगा। ये आप ट्राई करके रखें, ठीक है। जेई मेंस का सवाल है, हम अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस की आदत डालो चंद्रप्रकाश, क्योंकि देखो क्लास में नहीं होगी तुम बहाना बना लोगे, टीचर पे डाल दोगे, बट मेंस के पेपर में किस पे डालोगे? और मेंस का सवाल है ना। तो भाई लोग प्लीज लेक्चर को ढंग से पढ़ो, चीजों को सिंसियरली लो। लेक्चर खत्म होने पे आपसे रेटिंग पूछी जाएगी, उसको सिंसियरली भरो। जो भी दिक्कत है वो भी बताओ, जो अच्छा लगे तो वो भी बताओ, ठीक है। 5 में से जो भी रेटिंग तुम्हें देनी हो वो दो, अच्छे से पढ़ के रखो। हम कल मिलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं, परासरण पे बात करेंगे, परासरण दाब पे बात करेंगे और चीजें सीखेंगे, ठीक है। प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीजें करिए। जो भी दिक्कत है बिंदास बताइए, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।